फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम पूर्ति शर्मा है, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। इस वीडियो को अनअकैडमी स्टार प्रोग्राम के रिगार्डिंग बनाया जा रहा है। आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सबके आगे पेश करना चाहती हूँ। अगर बात करें आज के टॉपिक की कि आज का टॉपिक कौन सा है, आज का टॉपिक है हमारा ब्रिक्स। आज इस वाली क्लास में हम ब्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध यूनिट नंबर 5 से लिया गया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिक्स संगठन है ये कैसे बना, क्यों बना, इसके पीछे क्या कारण थे। कभी भी आपको कोई भी टॉपिक डायरेक्ट रीड नहीं करना है। सबसे पहले आपको उसका इतिहास जानना होगा कि उसका इतिहास क्या रहा है, उसके पीछे क्या रीजन रहे हैं जिस वजह से ये संगठन देखा गया। तो उसी तरीके से आज पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रिक्स का ओवरव्यू दूंगी, देन एक बार आपको उसके इतिहास की तरफ लेके चलूंगी, फिर वापस से आपको मैं ब्रिक्स पर लेकर आऊंगी। तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। बस यही एक शर्त है कि आप सबको ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक पूरा आपको देखना है, अच्छे से आपको समझना है। और आज मैं आपको गारंटी देकर कह रही हूँ, एक एक पॉइंट आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि ब्रिक्स कैसे आया है और ब्रिक्स क्या कर रहा है, अब इन प्रेजेंट क्या हो रहा है। चलिए तो पढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक संगठन है, जहां पर बी का मतलब है ब्राजील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 5 देशों का संगठन माना जाता है। अगर मैं बात करूं इन प्रेजेंट की, तो इन प्रेजेंट में आप देखोगे जो ब्राजील है, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है लूला दा सिल्वा। लूला दा सिल्वा ब्राजील के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा आप देखोगे रशिया के व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। भारत में प्राइम मिनिस्टर की यहाँ भूमिका है जो कि नरेंद्र मोदी जी है। देन उसके अलावा चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के है कौन, शी जिनपिंग। देन साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका के है सिरिल रामफोसा। इस तरीके से इन 5 देशों की, इन 5 सरकारों की भूमिका हमें ब्रिक्स के अंदर देखने को मिलती है। चलिए तो अब फटाफट से हम बात करते हैं ब्रिक्स प्लस की, कि ब्रिक्स प्लस है क्या। जो आपका ब्रिक्स है और जो आपका ब्रिक्स प्लस आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो ब्रिक्स है वो आपकी मूल रूप से जो देश है, जो पुराने देश है 5 देश, उनकी बात करता है। लेकिन इन प्रेजेंट क्या हुआ, ब्रिक्स के अंदर बहुत सारे देश शामिल हो गए हैं, जिस वजह से हमने उसको इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक रूप से हमने उसको क्या कहा, ब्रिक्स प्लस कह दिया है। ठीक है, तो ये आपका ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन ब्रिक्स प्लस को हम इन डिटेल बाद में देखेंगे कि ब्रिक्स प्लस है क्या। पहले हमें ब्रिक्स को अच्छे से समझना होगा। तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स के अंदर जो हम 5 देश देखते हैं, कौन कौन से, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये पांचों देश ही क्यों, क्योंकि ये 5 देश उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश थे। ये 5 देश ऐसे थे जो तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे। इन पांचों देशों से मिलकर क्या बनता है, इन पांचों देशों से मिलकर आपका ब्रिक्स बनता है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन माना जाता है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा संगठन जिसको अलग अलग देशों की सरकारों ने मिलकर आपस में एक साथ आकर बनाया है, उसको हम अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। तो ब्रिक्स भी ऐसे ही बना है, 5 देशों की सरकारें एक साथ आई है, इन सब ने आपस में कोऑर्डिनेट किया और तब जाके आपका ब्रिक्स बनता है। तो इसलिए इसको हम अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। वहीं अगर आपसे कभी पूछा जाए कि क्या ब्रिक्स को एक संधि के द्वारा, यानी कि एक ट्रीटी के द्वारा बनाया गया था, तो नहीं, ब्रिक्स को किसी संधि के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसको सरकारों के कोऑर्डिनेशन से बनाया गया था। दूसरी अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स के जितने भी यहाँ पे नेता होते हैं, जो सर्वोच्च नेता होते हैं, यानी कि किसी देश का प्रेसिडेंट, किसी देश के प्राइम मिनिस्टर, वो सब यहाँ पर आते हैं और हर साल एक बैठक करते हैं, एक मीटिंग या फिर आप कह सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस उनकी होती है। तो ब्रिक्स की जो बैठक है वो हर साल एक बार होती ही होती
होती है, हर साल होगी, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें ब्रिक्स की जो बैठक होती है वो कहाँ कहाँ पर कैसे होती है, तो वो जो ये नाम आपको दिख रहा है BRICS, बिल्कुल इसी क्रम में पहले ब्राजील में होगी, उसके बाद रशिया में बैठक होगी, रशिया के बाद इंडिया में होगी, इंडिया के बाद चाइना में, और चाइना के बाद आपका साउथ अफ्रीका में होगी। तो बिल्कुल इसके नाम के क्रम से ही यहाँ पर बैठक आयोजित की जाती है, ठीक है। तो ये आपकी मैंने कुछ मेन चीजें ब्रिक्स के बारे में बता दी है, लेकिन पहले अब हमें बात करनी होगी, ब्रिक्स आपने ओवरव्यू देख लिया, ब्रिक्स क्या है, कितने देश है, ये आपको समझ आ गया। अब हमें देखना होगा ब्रिक्स का इतिहास कि आखिरकार ये ब्रिक्स बना कैसे है, ब्रिक्स कैसे आया था। तो हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को एकदम से नहीं लाया जाता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ब्रिक्स का इतिहास बताऊं, तो यहाँ पर आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, RIC, रिक। हर एक चीज को ध्यान से बिल्कुल फोकस करके समझना और सुनना, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होने वाला है। सबसे पहले RIC, रिक आया, रिक के बाद आप देखोगे BRIC, ब्रिक आया, और देन ब्रिक के बाद हमारा BRICS, ब्रिक्स निकल कर आता है। तो ब्रिक, रिक, ब्रिक, देन ब्रिक्स, ये तीन स्टेप देखे जाते हैं ब्रिक्स के आने में। अब बात आती है कि आखिरकार रिक क्या है, ब्रिक का क्या है, और ब्रिक्स क्या है। तो मैं आपको पहले इतिहास की तरफ लेके चलती हूँ कि ये रिक क्या है, ये रिक आया कैसे था। चलिए, इसके लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी होगी। ये स्टोरी है आपके शीत युद्ध की, यानी कि जिस समय हमारे विश्व के अंदर कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, और ये जो शीत युद्ध था वो किसके बीच में था, USA और USSR, ये दोनों ही महाशक्तियां आपस में युद्ध कर रही थी, जिसको हमने शीत युद्ध कहा था, कोल्ड वॉर जिसको हम कहते हैं। लेकिन 1990 के बाद इस युद्ध का अंत हो गया, 1990 में ये युद्ध समाप्त हो गया। ऐसे में USA एकमात्र महाशक्ति बनकर उभरा था। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही शक्ति थी, कौन, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति बनकर रह गया था, और USSR का क्या हुआ था, USSR टूटकर बिखर गया था। USSR अलग अलग छोटे छोटे देशों में टूट गया था, जिनमें से एक बड़ा, जो सबसे ज्यादा जो बड़ा एरिया, जो एक लार्ज एरिया में जो देश निकल कर आता है, वो है आपका रूस, यानी कि जिसको आप रशिया भी कह सकते हो, ठीक है। रूस आपका USSR से ही निकल कर आता है, जब शीत युद्ध के बाद USSR का विघटन हो जाता है, ठीक है। वहीं पर ही शीत युद्ध का अंत हो जाता है, जैसे ही USSR आपका हार जाता है। चलिए, अब आपको ये समझ आ गया कि शीत युद्ध हुआ, शीत युद्ध समाप्त हुआ कैसे, जब आपका USA जीत गया और USSR आपका हार गया था। जब USA अब आ गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र किसका वर्चस्व था, वो था USA का, अमेरिका का वर्चस्व था। ऐसे में और बाकी जितने भी छोटे छोटे देश थे, या आप कह सकते हैं जो विकास करने वाले जो देश थे, उनका क्या होगा, तो उनको होती है टेंशन, उनको होती है, उनको लगता है डर कि अब हम क्या करें, क्योंकि USA एक महाशक्ति बन चुका था, एकमात्र, और पूरा विश्व जिसको हमने क्या कहा, एक ध्रुवीय शक्ति, एक ध्रुवीय विश्व, यानी कि वन पोलर वर्ल्ड, एक पोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ही महाशक्ति पूरे विश्व में रह गई थी। ऐसे में USA को प्रतिसंतुलित करने के लिए, USA को रोकने के लिए और बाकी देश एक साथ आ गए थे, जिनमें उभरती हुई शक्तियों में कौन था, वो था आपका पहला रशिया, जो कि USSR का हिस्सा था, रूस, दूसरा इंडिया यानी कि हमारा प्यारा भारत, और तीसरा चीन यानी कि चाइना। ये तीनों ही देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थी, और इन तीनों देशों ने क्या कहा कि हम USA को प्रतिसंतुलित करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम तीनों को एक साथ आना होगा। हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, क्योंकि हर एक देश क्या चाह रहा था कि हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करें, हम अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करें, तो उसके लिए
एक देश अकेला काफी नहीं था, क्योंकि यूएसए सामने बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर खड़ा था। तो ऐसे में रूस, इंडिया और इसके बाद चाइना तीनों ही एक साथ आ गए और तीनों ने मिलकर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को एक कर लिया। ये कोई संगठन नहीं बना था, रिक कोई संगठन नहीं था, बस इन तीनों के एक साथ आने से, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक होने की वजह से इनको हमने रिक कह दिया। तो रिक आपका उस दौरान देखा गया था। लेकिन अब माइंड में आपके आता है कि मैम हमारे माइंड में रिक तो आ गया कि रिक कैसे निकल कर आया, लेकिन आखिरकार ब्रिक कैसे आया, यहाँ पर बी कैसे आया, ब्राजील कैसे यहाँ पे जुड़ गया। तो ब्राजील आया आपका 2001 के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जिम ओ नील। जिम ओ नील एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। जिम ओ नील जिन्होंने 2001 में ये टर्म अपने आप से कॉइन करी थी, यानी कि ये टर्म दी थी हमें किसने? जिम ओ नील ने। कौन से टर्म की बात हो रही है? ब्रिक, BRIC, ब्रिक। इस टर्म को कॉइन किया गया था किसके द्वारा? जिम ओ नील के द्वारा 2001 में, जहां पर जिम ओ नील ने कहा था कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों ही, ब्राजील भी, यहाँ पर बी को जोड़ लिया गया था, ब्राजील भी, रशिया भी, इंडिया भी और चाइना भी, ये चार देश है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रही है और आने वाले टाइम में ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं। ये बात जिम ओ नील ने कही थी, तभी इन्होंने ब्रिक टर्म को हमारे आगे पेश किया था। तो ये थी ब्रिक की कहानी कि ब्रिक कैसे आया था। लेकिन बात आती है कि जिम ओ नील जो कि हमारे एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ये भी आपको याद रखना है कौन सी कंपनी के? गोल्डमैन सैच ये कंपनी है जिसमें ये एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ नील। ठीक है, अब बात आती है कि जिम ओ नील ने इस टर्म को किस रिपोर्ट में पेश किया था। तो एक रिपोर्ट है जिम ओ नील की, वो भी आपको थोड़ा याद रखना है, जिसका नाम है ड्रीमिंग विद ब्रिक। ड्रीमिंग विद ब्रिक्स, यहाँ पर एस साउथ अफ्रीका वाला नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, ड्रीमिंग विद ब्रिक्स, आगे इसका पूरा नाम है द पाथ, एक सेकंड रुकेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ड्रीमिंग विद ब्रिक विद पाथ टू 2050, जहां पर जिम ओ नील ने कहा, ये रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने ब्रिक की बात करी थी और कहा था कि 2050 तक ये बहुत तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाएं रहने वाली है, 2050 तक। इस रिपोर्ट में ही ये वर्ड कॉइन किया गया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले आपका रिक था, देन ब्रिक नाम दिया किसने? जिम ओ नील ने इसको नाम ब्रिक दिया, अपनी रिपोर्ट को पेश किया, जो रिपोर्ट 2003 के में आकर पेश की गई थी। ठीक है, नाम कॉइन इन्होंने 2001 में किया था, बट रिपोर्ट कब आई थी? 2003 की ये रिपोर्ट है, 2003 में ये रिपोर्ट देखी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ? सबसे पहले 2001 के बाद अब इन चारों देशों की एक बैठक हुई, नॉर्मल बैठक, अभी एक संगठन के रूप में बैठक नहीं हुई है। ये मत सोचना कि एक संगठन बन गया और बैठक हो गई, नहीं, सिर्फ नॉर्मली ये चारों देश 2006 में 2006 में एक साथ आए। यहाँ पर इन्होंने एक यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है, जो यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है, उसकी एक सामान्य बहस में ये आए, वहां आके बैठे, न्यूयॉर्क में बेसिकली इन्होंने एक बैठक करी, जहां पर इनके विदेश मंत्री यहाँ पे शामिल हुए। तब जाकर 2006 की इस बैठक के बाद, जो कि न्यूयॉर्क में हुई थी, 2006 की इस बैठक के बाद ही फाइनली एक इनका राजनयिक समन्वय शुरू हो जाता है, यानी कि एक तरीके से इनका पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन की शुरुआत हो जाती है इनफॉर्मल तरीके से, किसकी? ब्रिक देशों की, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना की। लेकिन आगे चलकर 2009 तक फाइनली ये एक संगठन के रूप में
आ जाता है। अभी तक एक संगठन इनको नहीं माना जा रहा था, अभी तक सिर्फ सब एक साथ आ गए थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को एक संगठन के रूप में पेश नहीं किया था। 2006 से इन्होंने अपना सामान्य काम शुरू कर दिया, राजनयिक काम यानी कि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन इन्होंने शुरू कर दिया, आपस में पॉलिटिकल चीजों से जुड़ना शुरू कर दिया, आपस में एक दूसरे को सहयोग करना शुरू कर दिया। फिर जाकर धीरे धीरे 2009 जब आया, इन 2009 में ये एक संगठन के रूप में आ गया। कौन? आपका ब्रिक। 2009 में ब्रिक की स्थापना देखी गई, 2009 में ही इसका पहला सम्मेलन देखा गया। किसका? ब्रिक का। तो ब्रिक की अगर स्थापना पूछी जाए तो 2009 आपको यहाँ पर करना होगा, और 2009 में ही यहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? रूस के अंदर पहला सम्मेलन देखा गया था। रूस के अंदर, रूस के येकतेरिनबर्ग जो जगह है वहां पर पहला सम्मेलन हुआ था, जहां पर बहुत सारी बातें करी गई, बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। 2009 के पहली बैठक के अंदर रूस में बहुत सारे वित्तीय व्यवस्था को लेकर, यानी कि जो ग्लोबल फाइनेंशियली सिस्टम है, यानी कि इस ग्लोब के अंदर, इस विश्व के अंदर वित्तीय व्यवस्था कैसी है, इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे पहली बैठक के अंदर उठाए गए थे। इसके बाद आगे चलकर आपको समझ आ गया कि रिक कैसे आया था, आपको समझ आ गया ब्रिक कैसे आया था, और आगे चलकर यही ब्रिक बन गया क्या? ब्रिक्स। क्यों? क्योंकि जब 2009 की बैठक हो गई, तब उसके एक साल बाद 2010 में दक्षिण अफ्रीका को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और 2010 में ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन था, जो कि कहां पर हुआ था? ये आपका चीन के अंदर हुआ था। 2009 का चीन के अंदर सम्मेलन हुआ। चीन के इस सम्मेलन में ही कहा गया कि साउथ अफ्रीका को हम इनवाइट करते हैं। साउथ अफ्रीका को इनविटेशन दिया गया था 2010 में शामिल होने के लिए, और फाइनली 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। और साउथ अफ्रीका के साथ, यानी कि ब्रिक्स के रूप में पहली बार जब ये शामिल हुआ, तो वो चीन के सान्या जो सम्मेलन हुआ था, तीसरा सम्मेलन, वहां पर अब साउथ अफ्रीका भी आ गया था। साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर आकर भाग लिया 2011 में। ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपको? 2009 में आपका ब्रिक आया, 2009 में इसकी पहली बैठक हुई, कहां पर? रूस के अंदर। फिर 2010 में चीन के अंदर बैठक हुई, जहां पर साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया। फिर 2011 में जो बैठक हुई चीन के अंदर, वहां पर साउथ अफ्रीका ने भाग लिया, और फिर आगे चलकर 2012 में फाइनली पूरा ब्रिक्स, अब सारे देश, पांचों के पांचों देश अपना पार्टिसिपेट करने लगे, पांचों देश एक साथ सम्मेलन में आने लग गए। ठीक है, इस तरीके से आपका रिक, ब्रिक और ब्रिक्स आपका देखा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, कि ये ब्रिक्स तो आ गया, हमें समझ आ गया ब्रिक्स आ गया, लेकिन ब्रिक्स को बनाया क्यों? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस समय शीत युद्ध का अंत हुआ, उस समय पूरे विश्व में बस एक ही महाशक्ति थी, वो था यूएसए। ऐसे में पूरा विश्व वन पोलर वर्ल्ड बन गया था, एक ध्रुवीय विश्व बन गया था। ऐसे में अब और बाकी देश चाहते थे कि वन पोलर की जगह हमें इसे मल्टी पोलर वर्ल्ड बनाना होगा, यानी कि एक ही शक्ति नहीं होगी, और भी देश उभरेंगे, और भी देश डेवलप करेंगे, और भी देश शक्तियों के रूप में हमारे सामने आने चाहिए, केवल एक देश नहीं होना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ा उद्देश्य था वन पोलर से हमें कन्वर्ट होना है किस तरफ? मल्टी पोलर वर्ल्ड की तरफ। इसके अलावा और बाकी इनके उद्देश्य थे क्या? जैसे कि विकास करना, कि हम सब विकासशील देशों को अपना विकास करना होगा, सबको साथ आना होगा, हमें एक न्याय संगत तरीके से, पारस्परिक रूप से अपने विकास को बढ़ावा देना होगा, और उसके लिए हमें आपस में अपना कोऑर्डिनेशन करना होगा, तभी एक विकास, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार करना था, जो फाइनेंशियली कंडीशन है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको सुधार करना था। यहाँ एक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना था। यहाँ पर हर एक देश आर्थिक ताकत को और अच्छा करना चाहता था। तो इस तरीके से सभी ने ब्रिक्स बनाने की सोची कि वहां पे हम सब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, सबकी सहायता करेंगे।
ठीक है। तो इस उद्देश्य से आपका ब्रिक्स देखा जाता है। तो एक तरीके से जो ब्रिक्स है वो विभिन्न वित्तीय उद्देश्यों के साथ साथ, यानी कि उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, बहुत सारे मोटिव्स थे, फाइनेंशियल मोटिव्स, उनके साथ साथ एक आशाजनक राजनीतिक इकाई के रूप में ब्रिक्स हमारे सामने उभर कर आया, जिसने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बहुत सारे सुधार करने की बात करी। तो इस तरीके से जो ब्रिक्स है इसकी अपनी महत्वाकांक्षा देखी जाती है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बैंक की। जो ब्रिक्स आपको समझ आ गया कि हाँ इस ब्रिक्स में इतने देश है, 5 देश है, क्यों बना वो आपको समझ आ गया। अब इसके बैंक के बारे में आपको जानना होगा। ब्रिक्स ने अपना एक बैंक बनाया जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। आखिरकार इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक ही क्यों रखा? क्योंकि न्यू का मतलब नया, डेवलपमेंट मतलब विकास, यानी कि ऐसा बैंक जो कि नए नए देश उभर रहे हैं, ऐसे नए देश जो कि विकास कर रहे हैं, न्यू डेवलप कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बनाया गया। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था किसने? ब्रिक्स संगठन ने। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक था इसको ब्रिक्स संगठन के द्वारा बनाया गया था, ये इनका अपना बैंक था। तो इसके पीछे कारण एक यही था कि ये बैंक इनके हेल्प करेगा, इनके विकास में सहायता करेगा, इनको उधार देगा जरूरत पड़ने पर। लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या था और क्यों था? सबसे बड़ा कारण था ब्रेटन वुड्स जो व्यवस्था चल रही थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था क्या थी? 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। उस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से कुछ बैंक निकल कर आए थे, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक था, एक आपका संगठन था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक आपका वर्ल्ड बैंक था। ये दोनों ही आपके 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निकल कर आए थे। लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF जो भी उधार दे रहा था, जो पैसा दे रहा था, वो कहीं ना कहीं विकासशील देशों से के फेवर में नहीं था। यहाँ पर क्योंकि अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका का जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, अमेरिका ने इन पर कंट्रोल किया हुआ था, जिस वजह से जो ये ब्रेटन वुड्स व्यवस्था हुई, यानी कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो चीजें निकल कर आई, जो संस्थाएं निकल कर आई, जिस वजह से विश्व तैयार हुआ, जिस तरीके से काम शुरुआत हुई, उसको हमने ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कहा। तो इस व्यवस्था के खिलाफ जाना था एनडीबी को। एनडीबी को इसलिए लाया गया ताकि वो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को टक्कर दे सके। जो काम, जो हेल्प वर्ल्ड बैंक और IMF नहीं कर पा रहे थे विकासशील देशों की, वो हेल्प कौन करेगा? एनडीबी करेगा। इसलिए ब्रिक्स देशों ने अपना ही संगठन बना लिया, ये रीजन था। तो अब बात आती है कि आखिरकार ब्रिक्स जो देश थे इनके माइंड में ये विचार कब आया? तो ये बात है कब की? ये बात है 2012 की। देखिए ये बात है 2012 की, जब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। कौन से नंबर का? 4th नंबर का सम्मेलन, 4th नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर, 2012 के अंदर। यहीं पर ही इन सब देशों ने कहा कि हम किसकी स्थापना करेंगे? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करेंगे। लेकिन क्या स्थापना साथ के साथ हो गई थी? तो बिल्कुल भी नहीं। स्थापना जो हुई थी वो 2 साल बाद, यानी कि 2014 में, 2012 के 2 साल बाद, यानी कि 2014 में एनडीबी की फाइनली स्थापना कर दी गई थी, इसका स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया था। अब बारी आती है कि 2014 में कौन सा सम्मेलन था? तो यहाँ पे था 6th नंबर की समिट, 6th नंबर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बैठी थी, जहां पर एनडीबी की फाइनली स्थापना कर दी गई थी। और ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था? ब्राजील के फोर्टलेजा के अंदर आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। ठीक है, तो किस सम्मेलन में एनडीबी की नींव तैयार हुई? वो है आपका न्यू दिल्ली। और बाकी स्थापना किस सम्मेलन में हुई? तो वो है आपका ब्राजील का सम्मेलन 2014। तो एनडीबी की स्थापना 2014 में देखी गई थी। आई होप यहाँ तक आप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब जब ब्राजील के फोर्टलेजा में एनडीबी की स्थापना की गई, तो यहाँ पर फोर्टलेजा में एक घोषणा की गई थी। क्या घोषणा की गई थी? एक डिक्लेरेशन किया गया था। यहाँ पर डिक्लेरेशन ये किया गया था कि हमने एनडीबी की स्थापना इसलिए करी है ताकि ये ब्रिक्स देशों को, जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज है, उनको सहयोग करे, उनको पूरी तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करे उनके साथ,
और साथ ही साथ वो उनके स्थायी संतुलन बना सके, यानी कि एक ऐसा विकास कर सके स्थायी रूप से भी हो और आपका संतुलित भी हो। यानी कि घोषणा में कहा गया था कि हम एनडीबी की स्थापना कर रहे हैं, जिसके द्वारा सभी देशों के सहयोग को मजबूत किया जाएगा, जिसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक बैलेंस तरीके से डेवलपमेंट दोनों को योगदान करेगा। कौन? आपका एनडीबी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एनडीबी किन किन एरियाज में काम करेगा, किन किन एरियाज में आर्थिक सहायता देगा सभी देशों को। सभी देश कौन से? ब्रिक्स के देश। तो यहाँ पे थे स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इरिगेशन को लेकर यानी कि आपकी सिंचाई को लेकर, स्थायी शहरी विकास के लिए, इन सब क्षेत्रों में, इन सब एरियाज में एनडीबी हेल्प करेगा ब्रिक्स देशों की, यानी कि उनको आर्थिक सहायता देगा, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, पैसा देगा विकास करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एनडीबी का योगदान देखा गया, उसका कार्य देखा गया था। एनडीबी के अगर हम मुख्यालय की बात करें, एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका चीन के शंघाई के अंदर इसका मुख्यालय शामिल है। ठीक है, तो यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि ब्रिक्स का जो एनडीबी जो बैंक बना, इसके अंदर ऐसा नहीं था कि किसी को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं, किसी को कम मिल रहे हैं, नहीं, सबको बराबर अधिकार यहाँ पर दिया गया था, सभी को इक्वल राइट था कि आप अपनी बात को बोले, अपने परामर्श दे, सबको इक्वल राइट्स यहाँ पे दिए गए थे एनडीबी के अंदर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं एनडीबी के बारे में और बाकी बातें जानने की कि एनडीबी के जो अध्यक्ष है, सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने? केवी कामथ बने थे। दूसरे नंबर पे आपके मार्कोस बने और थर्ड नंबर पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रेसिडेंट, जिनका नाम है डिल्मा रूसेफ, ये इन प्रेजेंट एनडीबी की एक अध्यक्ष बनाई गई है, जो कि ब्राजील की क्या थी? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी है। तो ये तीन अभी तक यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके हैं एनडीबी के, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें देखना होगा, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके ब्रिक्स को लेकर हाल ही में क्या हुआ, करंट अफेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स में अब इन प्रेजेंट 5 मेंबर्स नहीं है। जी हाँ, ब्रिक्स में अब मेंबर्स की संख्या बढ़ चुकी है, टोटल 9 मेंबर ब्रिक्स में है, यानी कि पहले 5 थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, लेकिन अब 4 और मेंबर शामिल हो गए हैं। 4 मेंबर कौन है? आप सभी एक्साइटेड होंगे, तो वो 4 नाम आपको याद भी रखने हैं। कौन कौन से? आपका इजिप्ट हो गया, यानी कि मिस्र हो गया, इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान, यूएई। इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई, ये 4 मेंबर यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कब हुआ ये? 2023 की बात है, 2023। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक सम्मेलन हुआ, कौन से नंबर का? 15वां, यानी कि 15वां शिखर सम्मेलन हुआ, जहां पर 6 देशों को इनवाइट किया गया था। ब्रिक्स का सम्मेलन था जहां पर 6 देशों को बुलाया गया शामिल होने के लिए कि आओ हमारे संगठन में शामिल हो जाओ। वो 6 देश कौन कौन से थे? एक तो वही 4 देश जो कि शामिल हो चुके हैं, यानी कि आपका मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। 4 देश तो वही है। 2 देश और कौन थे? 2 देश थे, एक अर्जेंटीना और दूसरा कौन सा था? सऊदी अरब। लेकिन अब आप कह रहे होंगे मैम 6 को बुलाया था, शामिल 4 ही हुए, ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अर्जेंटीना में एक नए प्रेसिडेंट बना, उन्होंने कहा हम शामिल नहीं हो रहे अभी। दूसरा सऊदी अरब की अगर हम बात करें, सऊदी अरब थोड़ा लेट डिले कर रहे हैं, अभी प्रॉपर तरीके से वो शामिल नहीं हुए। हालांकि जो दक्षिण अफ्रीका है वो कहता है कि सऊदी अरब मेंबर है, बट अभी प्रॉपर नहीं बना है। अगर मैं अच्छे से बताऊं तो बिल्कुल प्रॉपर जो मेंबर बन चुका है वो है 4 मेंबर, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई, ये चारों बन चुके हैं। सऊदी अरब बाद में हो सकता है बने, अर्जेंटीना ये बाद में बनेगा, पर दोनों अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, इनवाइट 6 के 6 किए थे, ये भी आपको याद रखना है। अब ये मेंबर बने कब कब शामिल हो गए? तो जनवरी में यानी कि 1 जनवरी 2024 में इनको फाइनली पूरी तरीके से परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 को। अब बात आती है कि 1 जनवरी 2024
2023 की बैठक हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, 2024 की बैठक कहाँ पे होगी? तो 2024 की बैठक जा रही है किसके हाथों में? ये जा रही है रूस के हाथों में। 2024 में अध्यक्षता करेंगे कौन? रूस। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे अध्यक्षता, कौन अध्यक्षता वो संभालेगा, कहाँ बैठक होगी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये आपको समझ आ गया, यानी कि 16वीं बैठक जो 2024 में होने वाली है वो रूस इसकी अध्यक्षता संभालेंगे, मेजबानी रूस में होगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ब्रिक्स के अगर हम मुख्यालय की बात करें, ब्रिक्स का कोई मुख्यालय नहीं है, ब्रिक्स का कोई भी स्थायी तरीके से मुख्यालय नहीं है, कि आपको पॉइंट याद रखना है। ऐसे पॉइंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में डालते हैं। ठीक है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, तो इन पॉइंट पे थोड़ा सा गौर फरमाना आप सभी। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिक्स के संगठन का क्या महत्व है, तो ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे शामिल हैं, ये पूरे विश्व की आधी आबादी को लगभग यहाँ पर कवर करते हैं। दूसरा, यहाँ पर पूरे विश्व की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये 25% का योगदान उसमें देते हैं, ब्रिक्स के जितने भी मेंबर्स हैं। इसके अलावा जितना भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, जितना भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, जो ऑयल बनता है, उसका जो निर्यात होता है, उसमें 40% का योगदान ब्रिक्स का ही है। तो ब्रिक्स का काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल दिखाया जाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है, इसका अपना एक महत्व है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये है आपका ब्रिक्स का एक मैप, जहां पर आपको जो येलो वाले हाईलाइट है, ये है आपके पुराने देश जो ब्रिक्स में पहले से ही मौजूद थे। ब्राजील हो गया, आपका रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। जो ब्लू वाले आपको दिख रहे हैं, ये आपके न्यू मेंबर जो बन चुके हैं। कौन कौन? इथोपिया आपका ये रहा, आपका यूएई यहाँ छोटा सा है यूएई, इसके अलावा आपका ईरान ये रहा, इसके अलावा ये आपका इजिप्ट है। लेकिन सऊदी अरब मैंने आपको कहा अभी नहीं है फिलहाल, लेकिन काफी हद तक इसकी पुष्टि की जा रही है, बट अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आज आपको ब्रिक्स पूरा समझ आ गया होगा, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये है आपकी ब्रिक्स की सबमिट, जितनी भी सबमिट हुई है उसकी पूरी लिस्ट, पहली दूसरी आपको याद रखनी है, लास्ट कौन सी हुई, आने वाले ईयर में कौन सी होगी, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। इतना ही आपसे पूछ जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो भाई, अब आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा, आई होप सबको समझ आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही, और बाकी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी तैयार रहिए, ऐसे ही अच्छे तरीके से आपको डेप्थ में सारी चीजें समझाई जाएंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, शुक्रिया।